जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले तमाम हिंदी के वो प्रश्न जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बल्कि CRPF हेड कांस्टेबल, CISF हेड कांस्टेबल, SSC GD और तमाम ऐसे परीक्षाएँ हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, समान रूप से उपयोगी है। इस चैनल पर यदि आप हैं तो आपको चैप्टर वाइज डिस्कशन हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, GS की वीडियोस आपको मिलेंगे। वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस बैच जैसा कि अभी हाल में चल रहा है वो मिलते रहेंगे। और जो टीचिंग प्रोसेस है वो सिलेक्टेड टीचर्स द्वारा कराया जाता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, विस्मय, उत्साह या हास्य? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। अब अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत का मतलब होता है जब किसी काव्य या पद्य को पढ़ने के बाद हमें हमारे मन में जो है कि आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है ना, हम विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ क्रोध, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है और हास रस का स्थायी भाव होता है। रस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण रस कौन सा होता है, रसों का राजा कौन सा होता है, तो आप बताते हैं श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा होता है। और रस की निष्पत्ति किसने करी थी? तो भरत मुनि ने करी थी। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति करी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी है कि नारी ही किसारी है? भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक या फिर अतिशयोक्ति? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, संदेह अलंकार। यहाँ पर नारी और सारी के बीच में संदेह का भाव उत्पन्न कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। एक अर्थालंकार, अलंकार के बारे में ध्यान रखिएगा। एक होता है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है उभय अलंकार। ठीक है, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द बताइए। अंगीकार का विपरीत, संगीतकार, अनिवार्य, स्वीकार या अस्वीकार? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अस्वीकार तो बिल्कुल सही बात है। अंगीकार का तात्पर्य होता है किसी चीज को स्वीकृत कर लेना। अंगीकार करने का मतलब, जैसे संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, मतलब आंशिक रूप से, अपूर्णतः 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। कहने का मतलब स्वीकार किया गया। और जब यहाँ पे स्वीकार है उसका विपरीतार्थक अस्वीकार ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित या विरहणी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। चिन्ह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वर्तनी दृष्टि से एकदम शुद्ध है। अभी विवर्त नहीं होता, विवृत होता है। ठीक है, ये होता है विवृत। और विवृत का मतलब क्या होता है? गोल या मुंह को घुमाकर या फिर घेरा बनाकर, उसको विवृत बोलते हैं। और विरहणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। हौ पे छोटी का मात्रा विरहिणी होता है। ठीक है, तो ये सही होता है भाई। जो है कि प्रिय या अपने पति के विरह में कोई पड़ी रहती है जो नायिका, उसे हम विरहिणी कहते हैं। और अनुगृहित में ग पे ये ऋषि वाला लगाता है, ये गृहीत होता है। ठीक है, तो ये अनुगृहित, ये सही हो। जिस पर अनुग्रह किया, जिस पर उपकार किया गया हो उसको हम अनुगृहित कहते हैं। ठीक है, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। बताएं शुद्ध कौन सा है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। ज्योत्सना शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। ज्योत्सना इसी प्रकार से लिखा जाएगा और इसका मतलब होता है आलोक यानी प्रकाश। और ये चंद्रमा का भी पर्यायवाची होता है ज्योत्सना, ध्यान रखिएगा। और जो है पृथ्वी का भी पर्यायवाची ज्योत्सना होता है, धरती का भी पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यतः इसका मतलब आलोक होता है, प्रकाश। जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर या फिर सुनील?
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी सुग्रीव तो बिल्कुल सही जवाब है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, ग्रीव मतलब होता है गर्दन और सु मतलब सुंदर, तो सुंदर गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। अब पार्थिव जो लिखे, पार्थिव नहीं है पार्थिव है। अब पार्थिव मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे हम पार्थिव कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, पूर्वित, पांचवा, कुछ, तीन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है पूर्वित। पूर्वित जो है गुणवाचक विशेषण है। देखिए विशेषण जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। एक होता है सार्वनामिक, दूसरा होता है गुणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा है परिमाणवाचक। ठीक है, तो आपने कहा भाई गुणवाचक हमसे पूछ रहे हैं। अब गुणवाचक का मतलब क्या हो जाता है? अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, ठिगना, काला, गोरा, है ना, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब ये पांचवा जो है ये संख्यावाची विशेषण है। तीन क्या है? संख्यावाची है। कुछ जो है ये संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची में भी आ जाएगा और अनिश्चित परिमाणवाची में भी आ जाएगा। बचता कौन है भाई? पूर्वित। तो पूर्वित जो है हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर या चमकीला? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। दानी जो है दान से बना हुआ है, दान संज्ञा है, दान से दानी बना विशेषण। चमक संज्ञा होता है, उससे चमकीला बन गया विशेषण। सुंदर, सुंदरता विशेषण संज्ञा होता है, उससे विशेषण सुंदर बन गया। लेकिन श्रीमान अपने आप में एक शब्द है, ये किसी शब्द से विशेषण नहीं बना है, ये बाय डिफॉल्ट विशेषण बना है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए श्रीमान सही हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। जिस शब्द के अंत में पा, आपा इस प्रकार का जो है प्रत्यय प्रयोग हो जाए तो वो प्रायः पुल्लिंग ही होता है। वैसे प्रयोग के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो प्रयोग करके देख लेते हैं। दया, है ना, दया का प्रयोग वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे उसकी दया भाव, ये स्त्रीलिंग है। घटना, कल की घटना बहुत बुरी थी। कल का घटना नहीं कहते, कल की घटना। जड़ता, है ना, उसकी जड़ता सही नहीं है। उसकी बुढ़ापा नहीं, उसका बुढ़ापा आ गया है ना। रोहन का बुढ़ापा, सीता का बुढ़ापा आ गया है। तो आपने कहा कि भाई बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। अब ये एक गद्यांश दिए हुए हैं, गद्यांश पर आधारित 5 सवाल हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन और इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है और यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। अब हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिए हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी मजबूत प्रबल बना ली है? कोई शत्रु इसे हरा न सके, कोई लंदन पर आक्रमण न कर सके, कोई इसके जहाज़ों को आना जाना न रोक सके या लंदन शहर को कोई क्षति न पहुंचा सके। अब भाई नाविक शक्ति अगर मजबूत किए हैं तो जाहिर सी बात है पानी से ही संबंधित है, तो कोई इसके जहाज़ को आना जाना रोक न सके, इसीलिए इन्होंने ऐसा बनाया हुआ, नाविक शक्ति को इतना प्रबल बनाया हुआ है। मस्तूलों का जंगल, भाई पैसेज में आया ना, मस्तूलों का जंगल मालूम पड़ता है। इसका मतलब क्या? मस्तूलों की पंक्तियाँ, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य या मस्तूलों की बहार। तो आप कहेंगे असंख्य मस्तूल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ होता है? हल्ला मच जाना, हल्ला गुल्ला आरंभ होना, शोर शराबा होना या हाहाकार मच जाना?
बिल्कुल सही चुना आपने, ऑप्शन नंबर डी। त्राहि त्राहि मचने का मतलब होता है हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है? तुलना करना, मुकाबला करना, टकराना या लोहा मानना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, टक्कर लेने का अर्थ हो जाएगा मुकाबला करना। अगला प्रश्न, लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? समुद्र तट पर, काफ़ी गहरे पानी पर, जहाज़ों के जंगल में या नदी के तट पर। जब गद्यांश हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है क्या? लंदन बंदरगाह। ठीक है, चलिए इस प्रकार से पैसेज खत्म होता है। अब ये प्रश्न है, निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। विवाद नाम के शब्द में, विवाद नाम के शब्द में निर नाम का उपसर्ग लग गया, और जब कोई उपसर्ग या अव्यय प्रयोग में आता है तो हम वहाँ कहते हैं अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, और इसमें प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय ही होता है। कर्मधारय में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद विशेषण और अगला पद विशेष्य होता है। इसमें है जो के समान का अर्थ निकलता है। तत्पुरुष समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें कारक का प्रयोग यदि समास विग्रह में हो जाता है तो वो तत्पुरुष समास का रूप माना जाता है। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास, जैसे दशानन, इसके बाद पीताम्बर, लंबोदर, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त, अधियुक्त, अधियोक्ता या अभियोक्ता। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, अभियोक्ता। अभियोग लगाने का मतलब मुकदमा करना, तो जिसने मुकदमा किया हो उसे क्या कहते हैं? अभियोक्ता। और जिस पर मुकदमा हो गया हो वो अभियुक्त हो जाता है। जैसे अगर किसी ने मुझ पर मुकदमा कर दिया कि भाई इन्होंने मेरा मार के सर फोड़ दिया, तो मैं अभियुक्त हो गया, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, और जिसने मुकदमा किया वो अभियोक्ता हो जाता है। ठीक है, तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो वो अभियोक्ता हो जाता है। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? असम्यक, असमंजस, असहमति, असमर्थ। ये 4 ऑप्शंस हैं। ये अंतिम प्रश्न है, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।